नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ्स सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यूनिट 2 इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस पर है और आज हम इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन पढ़ चुके थे। तो अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन उसका ये विपरीत है। एक्चुअली इट इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन। इट इज ऑपोजिट प्रोसेस, यानी जो आपने क्रिया की थी, जो आपने ऑपरेशन किया था डिफरेंशिएट करने में, उसका रिवर्स करना आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको सूत्र समझाऊंगा। देखिएगा कि आपको अच्छे से पता होगा कि जब आपने d/dx ऑफ sin x किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि sin x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता था cos x। आपको ये भी पता होगा कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है, यानी किसी अचर का अवकल गुणांक 0 होता है। जैसे d/dx ऑफ ए कांस्टेंट ये हमेशा 0 होता है। अब मान लीजिए हमें डिफरेंशियल करना है sin x प्लस कांस्टेंट का, तो कैसे करेंगे? पहले sin x का करेंगे, फिर प्लस, फिर कांस्टेंट का करेंगे। आप जानते हैं कि sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो cos x होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। आपने क्या देखा कि sin x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x, केवल sin x होता तभी cos x। यानी आप यहाँ कोई भी कांस्टेंट ले लें तो वो डिफरेंशिएशन में उसका कोई प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है। अब हम रिवर्स करते हैं। जैसे आपने sin x का डिफरेंशियल किया और cos x आया, अगर आप cos x का करेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रल करने का ये सिंबल है, ये ऐसे देखिए इंटीग्रल, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। cos x करना है ना, ये cos x लिख दिया आपने। जैसे हम sin x का करते थे डिफरेंशिएशन, तो d/dx करते थे। यहाँ पे ये क्या शो करता था? x के सापेक्ष, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ हमको cos x का इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ dx लिख देंगे। ये क्या शो करता है कि हमें cos x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। वी हैव टू इंटीग्रेट cos x विद रिस्पेक्ट टू x। फिर बोल रहा हूँ, वी हैव टू इंटीग्रेट cos x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा? sin x तो आएगा ही आएगा, पर साथ में एक कांस्टेंट c भी लिखना पड़ेगा। कारण क्या कि कांस्टेंट और sin x का जोड़ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x था, इसलिए cos x से जब करेंगे इंटीग्रल तो केवल sin x से काम नहीं चलेगा, आपको एक कांस्टेंट आगे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कांस्टेंट का मान कुछ नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस का जो हमने उल्टा किया इंटीग्रेशन, इसके भी दो पार्ट है। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट ये वाला जो हम कर रहे हैं, डेफिनेट में क्या होगा? कांस्टेंट नहीं आएगा, बाकायदा हम कुछ लिमिट्स के अंदर करेंगे इंटीग्रेशन, वो बाद में हम करेंगे इसको अगले चैप्टर के अंदर। चैप्टर यही है, इसके हमने कई पार्ट्स कर दिए हैं। तो आप ये समझ लें कि जो भी सूत्र, जो भी फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के, उनके उल्टे फॉर्मूले सारे आ जाएंगे इंटीग्रेशन के। अब देखिएगा, आपको पता था कि d/dx जो था किसका? x⁻n का। वो याद होगा आपको, n × x⁻n - 1।
पक्का पता है आपको? अब हमें करना इंटीग्रेशन किसका, इसका, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो हम इंटीग्रेशन करें n इंटू एक्स की पावर n-1 का विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x रेस टू n प्लस एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, उसको फिलहाल c1 नाम दे रहा हूं। यानी आपने x की पावर n का डिफरेंशियल किया, ये आया, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आएगा वापस प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। ये कांस्टेंट मैंने c1 क्यों लगाया, c क्यों लगाया, अभी आपको अगले स्टेप में पता पड़ जाएगा। अब क्या होता है, ये n तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस c1। अच्छा, होता क्या है कि जैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं x की पावर n का, ऐसे ही हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी बने x रेस टू n के लिए। ये तो x रेस टू n-1 है। अब हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल बातें काम में ले सकते हैं कि वी हैव टू रिप्लेस दिस n बाय n+1। हम दोनों साइड में एक आइडेंटिटी भी है, सर्वसमीका भी है, जिसमें अपन जो होता है ना वेरिएबल, उसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम n की जगह पे देखो, जहां जहां n दिखता है ना, वहां पे लिख देंगे n+1। वी रिप्लेस n बाय n+1, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये n की जगह n+1 आ गया, x की पावर n की जगह n+1 हो गया, -1 तो ये है ही। वहां भी देखिए x की पावर n+1 हो गया प्लस c1, तो ये n+1 इंटीग्रल, ये 1 से 1 कट गया, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 प्लस c1। और हमें तो इसका निकालना है ना, x की पावर n का, तो x की पावर n dx बराबर ये n+1 उधर चला जाएगा, तो x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस। अच्छा, एक और बात है, ये जब n+1 उधर जाएगा ना, तो इस c1 के साथ भी तो n+1 का भाग लगेगा ना, n+1 का इधर गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो दोनों में भाग लगेगा। अब क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये जो c1 अपॉन n+1 है, भाई c1 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ही होगा, इसको हम c कह देंगे। यानी हमने क्या किया, c1 बटा n+1 को c कह दिया, तो ये आपके x रेस टू n का इंटीग्रेशन आ गया फॉर्मूला। देखिए, मैंने इंटीग्रेशन की शुरुआत की है, इसलिए आपको डीपली समझाया, आगे से हम डीपली नहीं समझाएंगे, हर चीज के फॉर्मूले लिख देंगे और उसके आधार पर सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल करना ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले प्रूव करने का कोई ज्यादा महत्व इसमें है नहीं आपके। जहां जरूरत होगी वहां मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार चूंकि बेसिक से शुरुआत करनी थी, इसलिए मैंने ये सूत्र आपको समझाया। तो x रेस टू n का जब करेंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x रेस टू n+1 अपॉन n+1। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब n की वैल्यू -1 नहीं हो। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो फॉर्मूला काम का नहीं आएगा, यानी हम कहेंगे कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। कारण क्या, अगर मैं n को लेता हूँ -1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, जीरो का भाग लगाते तो क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी कि ये परिभाषित नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। आप सोचेंगे फिर -1 पे क्या होगा, तो उसके लिए नया फॉर्मूला है, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। ये फॉर्मूला जो पहला फॉर्मूला मैंने बताया है, ये वैलिड है तभी जब n की पावर -1 नहीं, सॉरी n की वैल्यू -1 नहीं हो। बाकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, -1 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, 0 प्लस माइनस फ्रैक्शनल कुछ भी यहाँ रख देंगे हमारा। जैसे हमको मान लीजिए x की पावर 1/2 का निकालना, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला या नहीं है, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, बस। तो ये मैंने आपको एक शुरुआत कराई है इंटीग्रेशन की, कि भाई इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं सारे फॉर्मूले एक साथ आपको समझा देता हूँ, आपको तो फॉर्मूले याद करने हैं बस, और उनके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको ध्यान में रखकर अलग अलग हमने अपनी ओर से एक्सरसाइज बना दी है। खूब सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, और खूब सारे मैंने अनसॉल्व एक्सरसाइज बनाई आप लोगों के लिए, वो आप खुद करेंगे, विद आंसर मैंने दिए हैं, उनके हिंट भी दिए हैं, और सॉल्व आप खुद करेंगे। फिलहाल हम
फॉर्मूले लिखना है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक बात आपको याद रखनी है कि आपको जो जो मैं बोल रहा हूं उसको साथ साथ में नोट करना है। शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। ये मैंने अभी आपके सामने डिराइव कर दिया। दूसरा फॉर्मूला, अब आपको सब याद रखना है। ये a की पावर x का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, a क्या है? कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट ही है जो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव, लेकिन कभी एक नहीं होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, ए की वैल्यू कभी नेगेटिव, एक तो ए की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से बड़ा यानी कि 0 नहीं हो सकती, लेकिन 1 भी नहीं हो सकती। इन के अलावा कुछ भी वैल्यू एक ही हो जाओ, ठीक है ना, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाओ, ये वैलिड है फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये कभी, कि ये जो फॉर्मूला है इसके वैलिड होने की शर्त क्या है। तो ये दो शर्तें हैं। पहली, ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी कि पॉजिटिव हो, और ए कभी भी एक ना हो, हालांकि एक पॉजिटिव होता है पर एक ये इसमें लागू नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं जैसे अभी आपको मैंने ये फॉर्मूला समझाया था, मैं इसको भी समझा सकता हूँ अलग से, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। आपको याद रखना है, ए कोई कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करेंगे डिफरेंस इंटीग्रेशन, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस कांस्टेंट, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स ही होगा प्लस सी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। ये सब आपको याद रखना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन के अंदर log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x हुआ करता था फर्स्ट सेम में। तो जब log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा? log x। बेस हमेशा e होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, कभी 10 बेस नहीं लेना है, बेस e ही होता है। ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, इसकी रफली वैल्यू होती है 2.718। नाउ इंटीग्रल ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x, sin x प्लस c। कारण क्या? sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रल करने पर क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x? sin x प्लस कांस्टेंट लगेगा। मैंने कहा ना आपको, इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब sin x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? माइनस cos x। ध्यान दीजिएगा, sin x का इंटीग्रल आएगा माइनस cos x। कारण क्या? आपको पता था कि cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था माइनस sin x, cos x का होता था माइनस sin x, तो माइनस cos x का क्या हो जाएगा? प्लस sin x, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था माइनस sin x, इसलिए माइनस sin x का हो जाएगा cos x, पर ये मैंने प्लस sin x किया तो माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस cos x हो जाएगा। इस तरह से ही हो गया। ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम मुंह जुबानी याद करना है, क्योंकि हम जितने भी सवाल करेंगे बड़े बड़े, उन सब में इन्हीं का यूज करेंगे हम डायरेक्टली। नाउ sec स्क्वायर x का इंटीग्रल, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, tan x प्लस c। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sec स्क्वायर x होता था, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x, कांस्टेंट लगाएंगे प्लस सी। अगर आपने इसका इंटीग्रल पूछा गया और प्लस सी नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस cot x प्लस सी। कारण क्या? याद कीजिएगा, डिफरेंसेस के अंदर cot x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x का होगा cot x, और ये लिखा मैंने cosec स्क्वायर x, तो उधर माइनस चला जाएगा तो माइनस cot x हो जाएगा। फिर आ रहा आपके sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होता है sec x प्लस सी, तो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि sec x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था sec x tan x, इसलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x sec x। आगे देखिएगा, cosec x cot x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x,
कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लगाएंगे। क्यों? आपको पता है कि कोसेक एक्स का जब करते थे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आता था? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो है वो होगा कोसेक एक्स, और ये हमने कोसेक एक्स कॉट एक्स का निकाला तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। आगे देखिएगा, अब ये जो मैंने आपके यहाँ पे एक देखो स्टार लगाया है, इसका मतलब इस फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले बनने वाले हैं। वो देखिए पहले यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एल्फा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एल्फा कोई कांस्टेंट है, एल्फा हो सकता है 5 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो एल्फा तो बाहर आ जाएगा, एल्फा कांस्टेंट है। और 1 का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है? एक्स। याद कीजिएगा, अगर आपको याद हो तो एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का इंटीग्रल होगा एक्स। तो अल्फा को जब बाहर निकाल देंगे ना, अंदर 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रल होता है एक्स, तो अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट तो लगता ही है। ये सी जो है ना, हम हर जगह तो बार बार सी लिखा है, इसे हम कहते हैं हिंदी में अगर बोले तो स्वेच्छ अचर। ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, और इंग्लिश बोलते हैं एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। क्या आपको इंटीग्रल किस लिमिट में करना है, उसके बाद सी की वैल्यू तय होती है। इसलिए हम कुछ कभी वैल्यू लेते नहीं, केवल सी लिख के छोड़ देते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। कारण क्या? आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि अवकल गुणांक होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि कॉस इनवर्स एक्स का जब करते थे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, किसका? कॉस इनवर्स एक्स का, तो आता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए अपन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल को माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी कहते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें हमेशा। लेकिन ये ध्यान में रहे, ये भी होता है, पर आप इन दोनों से ये कतई उम्मीद ना कर लें कि क्योंकि यहाँ भी सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है, ये दोनों बराबर हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ सी अलग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ कुछ वैल्यू और होगी, कहा ना, ये आर्बिट्ररी है। आप बेसिक ध्यान रखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन का, आपको याद रखना है। तो ये कभी हम जरूरत पड़ेगी इसको काम में लेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। एनीवेज, मेरी सलाह है कि जब कभी ये फॉर्मूला आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। नाउ अगला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल को अपन माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी कह सकते हैं। लेकिन हम राय देते हैं आपको, आप ये लिखिएगा। वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, जैसे ये होता था ना, उस प्रकार से ये भी होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर ये लिखा जाता है। अगला 1/x√x²-1 1/x√x²-1 इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा? sec इनवर्स एक्स प्लस ए कांस्टेंट। कारण क्या? आप जानते हैं कि sec इनवर्स एक्स, यहाँ पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1/x√x²-1। इसलिए 1/x√x²-1 का करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा sec इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट लगाते हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि कोसेक इनवर्स एक्स का जब करते थे डिफरेंशिएशन, तो -1/x√x²-1 आता था।
इसलिए इसका इंटीग्रल करने पर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी आएगा। प्लस सी तो लगाती है, तो ये दोनों सी अलग अलग है। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय होगी हमेशा आप ये लिखें जब कोई जरूरत पड़ेगी तो। और यहाँ भी आप ध्यान रखें, जैसे ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाय 2, वैसे ही sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है। ये हम कभी काम में लेंगे बाद में। एनीवेज, इस फॉर्मूले में आपको क्या लिखना है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, sec इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट लगाते हैं। अब कुछ बातें आपको समझा दूं जो कि सवाल में बहुत काम आने वाली है आपके, तो देख लीजिए आप। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम पे लिखा है इसको। पहला, ये बहुत काम आएगा सवालों में, e रेज टू log of any function of x बेस e इज इक्वल टू सिंपली fx आ जाएगा। बस हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल लूं, e रेज टू log of x बेस e, सब हट जाएगा, x रह जाएगा। जैसे e रेज टू log x क्यूब बेस e, तो सब हट जाएगा, x क्यूब रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ e है, इसकी पावर log, और वो जो log है x का फंक्शन है कोई, उसका log है, उसकी बेस भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ बेस e है, वहां भी बेस e होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। और यहाँ बीच में log है, e रेज टू log ऑफ x क्यूब बेस e इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जैसे यहाँ x था, या x क्यूब है, या साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, इसलिए इन जनरल मैंने कह दिया एफ एक्स, कोई फंक्शन है x का, तो ये सब बढ़ जाएगा, ई लॉग ई सब बढ़ जाएगा, केवल एफ एक्स आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, कुछ सवालों में काम में लेंगे इसको। उसके अलावा जब आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो भी ये एल्जेब्रा के फॉर्मूले बहुत आपको याद होने चाहिए, बहुत तंग करेंगे, वरना आपको एग्जाम में बहुत तंग करेंगे आपको ये। तो ये याद कर लें, ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे आपने, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसके गुणनखंड फैक्टर्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको ये एल्जेब्रा के कुछ फॉर्मूले, मैंने कुछ लिखे, सारे नहीं है, अधिकांश जो काम आते हैं वो यही है, और जहां कोई जरूरत पड़ेगी वहां सवाल के साथ आपको समझा दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए, कई बार आपको ऐसा मिलेगा जैसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स है, आप इसको अलग अलग ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, देखिए मैंने आपको कहा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला दिए आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, e रेज टू log x क्यूब बेस e है, तो ये x क्यूब रह जाएगा। नंबर 2 पे क्या बताया, कुछ फॉर्मूले बीजगणित के अलजेब्रा के। अब नंबर 3, ये सब बातें इतनी जरूरी हैं कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, और मैं आपको हर चीज यहाँ लिख के बता रहा हूँ। देखिए, इसे कहते हैं घातांकों के नियम, रूल्स ऑफ इंडिसेस, रूल्स ऑफ इंडिसेस, घातांकों के नियम। भाई, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। देखिए बेस यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ये इंडेक्स है यानी कि पावर है, यानी कि घात कहते हैं हिंदी में इसको, m यहाँ n, और देखो इंटू हो रहा है, इन दो घातीय संख्याओं का गुणा हो रहा है, देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंट फॉर्म। तो a रेज टू m इंटू ए रेज टू n इज इक्वल टू, बेस तो a रहेगी, और जो पावर है ना m और n वो जुड़ जाएंगी m प्लस n। जैसे 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 8 करेंगे, तो 2 रेज टू 3 प्लस 8 11 हो जाएगा। अब यह डिवाइड करना है, ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन। देखिएगा बेस ए ही है, यहाँ इंडेक्स एम है, यहाँ एन है, यानी कि घात, तो यहाँ पे घात घट जाएगी, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूं मैं,
ये नॉर्मली कब करते हैं? जब m n से बड़ा हो। हम a की पावर m बटा a की पावर n को 1 अपॉन a की पावर n माइनस m भी कर सकते हैं। ये m को नीचे ला सकते हैं। नॉर्मली ऐसा कब करते हैं? जब n बड़ा हो। अगर n बड़ा होगा ना तो n में से m को घटाना पड़ेगा। ये जब n m से बड़ा हो तब ये बात करते हैं। तो यहाँ इस सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, a की पावर m बटा a की पावर n इजिकल टू a की पावर m माइनस n। उसके बाद एक और है, पावर पे पावर, हिंदी में कहें तो घात पे घात, a की पावर m और पूरे की पावर n। तो ये a की पावर m इंटू n, यानी कि पावर पे जो पावर आती है ना तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, घात से घात का गुणा होता है, a की पावर m n हो जाएगा। अब देखिए a की पावर माइनस m है, हमें इसको प्लस m में बदलना है, तो 1 अपॉन करके a की पावर प्लस m कर दो। अगर नीचे a की पावर माइनस m है, 1 अपॉन में, नीचे अपॉन में, ऊपर जाके प्लस m कर दो। यानी डिनोमिनेटर से आप लेके जाते हैं न्यूमरेटर में तो माइनस पावर प्लस बन जाएगी, और न्यूमरेटर से लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में तो माइनस प्लस बन जाएगी। तो ये 1 अपॉन a की पावर माइनस m थी ना, a की पावर m बन जाएगी। अब अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m है, देखिए बेस अलग अलग है a और b, लेकिन पावर दोनों की सेम m है, तो आप a अपॉन b करके होल रेस टू m कर सकते हो। जैसे कि 3 रेस टू 8 3 रेस टू 8 अपॉन, जैसे मान लीजिए 3 रेस टू 4, तो मैं 3 रेस टू सॉरी अपन में ये लिखा ना, जैसे मान लीजिए ये 3 रेस टू 8 होता और नीचे 2 रेस टू 8 होता, तो मैं इसको 3 अपॉन 2 होल रेस टू 8 कर देता। इस तरह से बेस अलग अलग है, ये ए है वो बी है, लेकिन इंडेक्स सेम है, तो अपन 3 में 2 का भाग लगा देंगे, बेस इसकी और इसकी अपन ऐड कर देंगे। यानी जो फॉर्मूला है बेसिस अलग अलग है लेकिन इंडेक्स सेम है। यहाँ आप देखिए अलग अलग बेसिस है ए और बी, लेकिन इंडेक्स सेम है एम दोनों में। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है, तो हम ए और बी को गुणा कर देंगे और फिर पूरे की पावर एम कर देंगे। ये फॉर्मूले कहलाते हैं घातांकों का नियम, रूल्स ऑफ इंडिसेस। आगे चले, लॉग एम एन, ये लॉग के फॉर्मूले सारे, लॉग के रूल्स हैं। दो नंबर्स का लॉग किया जा रहा है, एम और एन का गुणा हो रहा है, दो नंबर्स का गुणा किया जा रहा है फिर उसका लॉग लिया जा रहा है। लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, m इंटू एन का लॉग, बेस ए है, तो ये लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए बन जाएगा। यानी कि जब दो नंबर्स का गुणा हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो और लॉग लिया जा रहा है, तो दोनों के लॉग लेके उसको ऐड कर दो। जैसे लॉग 2 इंटू 3 है तो हम लॉग 2 प्लस लॉग 3 कर देंगे। अब यहाँ m बटा n है, यानी कि m अपॉन n का लॉग ले रहे हैं, बेस ए है, तो यहाँ m के लॉग में से n का लॉग घटा देंगे। जब दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा हो, भाग लग रहा हो ना, उसका जब लॉग लेंगे तो जो अलग अलग नंबर्स का लॉग लेंगे उसको सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे। तो लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। बेस ध्यान दीजिएगा वही रहेगा, अगर यहाँ बेस 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 रहेगा। बेस कभी चेंज नहीं होती है। बेस चेंज करने का अलग फॉर्मूला है, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब समय आएगा तब। अब यहाँ लॉग m की पावर n है, m की पावर n है, उसका लॉग लिया जा रहा है और बेस a है। जब m की पावर n होती है ना, तो ये n जो पावर है वो आगे आ जाएगी। देखिए n, जैसे मान लीजिए log ऑफ 2 रेस टू 8 है, बेस कुछ भी है, मान लीजिए log 2 रेस टू 8, तो 8 आगे आ जाएगा, 8 log 2 हो जाएगा, होगा ना n log m। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 का log। देखिए मैं चाहूँ तो अलग से इसकी पूरी क्लास ले सकता हूँ log की, log के बेसिक, लेकिन अभी हमारा मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है, और बेसिक जो नीड किया है इंटीग्रेशन पढ़ने की। अगर इसके अंदर डीप में जाने लग गए तो अलग से वीडियो बन जाएंगे, जो कि जरूरत नहीं है अभी। आपको याद रखना है log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 इज ऑलवेज 0। अगर कोई log है किसी नंबर का, उसी बेस पर log a बेस a 1 हो जाएगा। अगर log m
बेस एन है, ध्यान दीजिएगा। लॉग एम बेस चेंज फॉर्मूला है ये, इट इज बेस चेंज फॉर्मूला। लॉग एम बेस एन, आप इसको लॉग एम बटा लॉग एन कर सकते हो। बेस बदल दो, नई बेस लगा दो, मैंने ए लगा दी, आप चाहो तो बी भी लगा सकते हो, आप चाहो तो सी भी लगा सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको मैं, लॉग 9 बेस 4, तो आप इसको log 9 अपॉन log 4 कर सकते हो। अब बेस बेस के लिए क्या होगा कि आपको जो सुविधा होगी सवाल के अंदर, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो लगाएंगे, नहीं तो कुछ भी लगा सकते हैं। मैं मान लो यहाँ ई कह दिया, ई तो यहाँ भी ई हो जाएगा, या अगर 10 कहता तो यहाँ 10 हो जाता। आपको ध्यान में रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं इंटीग्रेशन शुरू करने के पहले कितने आपको प्रमुख प्रमुख सूत्र बता रहा हूँ, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी, तब जाके आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, वरना हर जगह अटक जाएंगे। ये 5वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं जो आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो। मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो सवाल के हिसाब से उसको भी लिखते जाएंगे बाद में जब सवाल करेंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूले लिखे मैंने इसके लिए, बहुत ज्यादा लिखे आपके लिए, ये बहुत काम के हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बिना इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। आपको याद रखने ही पड़ेंगे फॉर्मूले। 5 नंबर पे अपना चला था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी 5वें नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है। पहला, ये आइडेंटिटी है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जानते हैं ना। वो जरूरी नहीं थीटा हो, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 हो जाएगा। जो यहाँ एंगल है वो यहाँ होना चाहिए, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर। अब जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, याद रखें। अगला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ये। हमें इंटीग्रेशन में हम इनके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, जो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी। तो आपको कई बार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा, कई बार या ना ये टेन स्क्वायर थीटा इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, कई बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेसिक यही है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगली, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत ही आधारभूत सर्वसमीकरण है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इट इज बेसिक आइडेंटिटी। ये 3 जो आइडेंटिटी, दीज 3 आर बेसिक आइडेंटिटीज फॉर ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री सॉरी। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम ये भी कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम ये भी कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसके कई रूप हो सकते हैं। अगला, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आप जानते हैं tan x होता है, कुछ जरूरी नहीं है एक्स को आप थीटा कह सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ उल्टा कर दिया, कॉस बड़ा साइन कर दिया कॉट हो गया। ये सब बेसिक बात है, 9th 10th क्लास के अंदर थी आपके। ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स होता है। अब ये फॉर्मूला देखिए आप, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस होता तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन के फॉर्मूले में अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। लेकिन कॉस के फॉर्मूले उल्टा है, अगर कॉस के फॉर्मूले में प्लस आ रहा है ए प्लस बी, तो वहां पे देखिए माइनस आएगा, और जब माइनस आ रहा है तो प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी देख रहे हैं ना, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने प्लस माइनस लिखा है, यहाँ लिखा मैंने माइनस प्लस। अभी देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, अगर प्लस है, देखिए लिख रहा आपको, ये दिख रहा होगा प्लस आपको यहाँ पे, देखिए प्लस लिखा हुआ है।
ये वाला, तो वहां तो प्लस है और यहाँ माइनस है। और अगर मान लीजिए माइनस होता, ऊपर तो माइनस होता और नीचे प्लस होता, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर मैं कहता tan a माइनस b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसी तरह से cot a प्लस b और cot a माइनस b का फॉर्मूला, cot a प्लस b, ये सब आपको फॉर्मूले लिख लिख के याद करने हैं, क्योंकि कब कौन सा काम आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। cot a प्लस b क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ध्यान दीजिएगा, tan के फॉर्मूले में तो अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी अगर ये प्लस है तो प्लस ही आएगा ऊपर, यहाँ उल्टा है, अगर ये प्लस है नीचे प्लस आएगा, और अगर माइनस है ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। जैसे cot a प्लस b, तो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, cot a माइनस b, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, sin 2a 2 sin a cos a, sin 2a का एक फॉर्मूला और भी होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर है। cos 2a की बात करें तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर मैं cos स्क्वायर a को लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर a, देखिए यहाँ से अगर मैं जैसे ना cos स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ऐसे अगर मैं sin स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस बना जाएगा। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले हो गए, बेसिक फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और ये आपका बहुत एक जैसे फॉर्मूला था ना tan के अंदर, वैसे इसका cos में भी tan का फॉर्मूला है, cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan 2a के लिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब tan 3a, सॉरी sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो 2a है, ये मैंने a लिया, यानी इस एंगल का आधा कर दिया ना, जैसे 2a का आधा होता है a, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपने एक तरह से a की जगह पे a/2 लिया। अगर मैं इस a की जगह लिख देता हूँ a/2, तो a बटा 2 से 2 कट जाएगा, a आ जाएगा, तो यहाँ भी आपको a की जगह a/2 करना पड़ेगा। 2 sin a/2 cos a/2, देखिएगा sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2, यही से है, इसी जगह से है। हमने a की जगह क्या लिखा a/2, 2 इंटू a/2, 2 कट गया sin a आ गया, तो यहाँ sin a/2 cos a/2 इंटू 2। इसी तरह से अगर आपको साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, कहां से आया, यहां से देखिएगा, ये देखिए cos 2a है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर ए जो है वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, इस माइनस को इधर लाएंगे ना, तो 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, तो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। इस तरह इसकी बात करें, cos 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 है, ये माइनस में इधर लेके आ जाएंगे तो 1 प्लस cos 2 आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, तो cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये जितने भी फॉर्मूले में लिखे इस पेज पर, ये रीड की हड्डी है इंटीग्रेशन में, ध्यान देना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग जोक, ध्यान रखें। आपको इन सब सूत्रों से दो चार होना पड़ेगा, हम जब करेंगे इंटीग्रेशन तो कब कौन सा फॉर्मूला का, और इवन इनके अलावा काम आ सकता है। ये तो मैंने कुछ लिखवाया जो ध्यान से मेरे रह गए, जो ध्यान में आ गए मेरे को इंपॉर्टेंट, वो लिख दिए, पता नहीं कब कौन सा फॉर्मूला काम आ जाए। ये जो आप इंटीग्रल करेंगे ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होगा।
अब अगला पॉइंट, कभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, उसे कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन, अति परवलयिक फलन कहते हैं इसको। तो इसके फॉर्मूले कम ही काम में आते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा साइन एच एक्स, ध्यान दीजिएगा, साइन एच एक्स, इस वजह से पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी वैल्यू होती है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में ध्यान दीजिएगा कि साइन एच एक्स होता है, ये जो चार ऑप्शन है ना, उसमें ये जो ऑप्शन होगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस अपॉन टू वाला काम आ जाएगा। इसी तरह से cos एच एक्स यानी कि cos हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। क्या आपको याद? ये डेफिनेशन है, ये कैसे बना इस पे आपको नहीं जानना है, आपको केवल याद रखना है साइन एच एक्स एंड cos एच एक्स। ई जो होता है ना, ई इज कॉन्स्टेंट, जो कि 2 और 3 के बीच में होता है, 2 से बड़ा होता है, 3 से छोटा होता है। इसकी रफली वैल्यू कितनी होती है? 2.718। और ये एक इरेशनल नंबर है। ये जो कांस्टेंट है ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अभी 4 फॉर्मूले आप ध्यान रख लो, जरूरत पड़ेगी कभी तो काम में लेंगे। हालांकि इस पे सवाल आने की संभावना ना के बराबर है, फिर भी चूंकि किताबों में सवाल आपको दिए गए हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लिख दिए, आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले है, आपको याद होगा पहले मैंने इंटीग्रल के कुल 13 फॉर्मूले लिखे थे। देखिए 13 दिख रहा है आपको, 13, उसके आगे ये हो गया 14। इंटीग्रल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos हाइपरबोलिक एक्स प्लस कांस्टेंट, याद रखिएगा। वैसे आप अगर इसको करेंगे ना तो ये बन जाएंगे। मैं इसको जब कभी आवश्यकता पड़ी इसको प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन अभी इसको याद रखना है। ऐसे ही cos हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ देखिए माइनस नहीं आ रहा है, जबकि अगर एच नहीं होता, सिंपली इंटीग्रल होता साइन एक्स का, तो याद करूं माइनस कॉस एक्स था। देखिएगा ये साइन एक्स का इंटीग्रल क्या था? माइनस कॉस एक्स था, पर हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आएगा। साइन एच एक्स का इंटीग्रल कॉस एच एक्स प्लस सी और कॉस एच एक्स का साइन एच एक्स प्लस सी। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, मैं इसको शॉर्ट में एच स्क्वायर एक्स बोलूंगा, साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एच एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला सेम वैसा ही है। फिर ये कॉसेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एच एक्स प्लस सी, ये सेम है। ये जो वहां थे ना उसके जैसे मिल जाएगा आपको, ये देखिएगा आप। ये sec स्क्वायर एक्स का क्या था इंटीग्रल? टेन एक्स प्लस सी, यहाँ एच स्क्वायर एक्स का टेन एच एक्स प्लस सी। देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या था? माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या एच स्क्वायर है तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 बेसिक फॉर्मूला, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, बिल्कुल वैसी जैसी ये थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इस प्रकार से ऐसे ये कुछ आपको याद रखनी है। cos एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ तो प्लस था, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ माइनस होगा और ये कॉस में से घटेगा साइन, cos एच स्क्वायर एक्स यानी कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आगे देखिएगा, अगर यहाँ प्लस लगा देंगे cos एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स, तो cos हाइपरबोलिक 2x, क्या बोलते हैं इसको? cos हाइपरबोलिक 2x, cos एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स। अगला ये सेम मिलता जुलता फॉर्मूला है, था ना पहले, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स cos x, ये साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन एच एक्स cos एच एक्स। अब यहाँ देखिएगा, आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ये देखिएगा cos 2a के 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सॉरी cos 2a का था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन, इसी तर्ज पर है ये। cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 cos h स्क्वायर x माइनस 1, या 1 प्लस 2 साइन h स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं है, जबकि यहाँ माइनस हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा। cos 2a था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, जब यहाँ पे
cos हाइपरबोलिक 2x क्या है, 1 + 2 sin h² x है। ये फॉर्मूला आप सब नोट कर लीजिएगा, ये आपको किताबों में बिखरे में मिलेंगे, एक जगह नहीं मिलेंगे। ये सब बातें हम जब सवाल करेंगे तब काम आएंगे। आप अपनी कोई भी डिफिकल्टी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, जो हमने बना रखे हैं बच्चों के लिए जो हमसे कोचिंग ले रहे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान भी इस ग्रुप के माध्यम से होगा। अब देखिएगा अगला, ये कुछ बातें और सीखा के फिर आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें मैंने 3 एक्सरसाइज बनाई है, 2.1, 2.2, 2.3, और उसमें सभी जितने तरह के फॉर्मूले, जितने तरह के सवाल बन सकते थे मैंने सॉल्व किए, और अनसॉल्व क्वेश्चन भी आपके लिए बनाए हैं एक्सरसाइज के रूप में, जिनको मैंने हिंट दे के दिया, आंसर भी दिया, हिंट भी दिया। अगर आप मेरे वीडियोस को बराबर देखेंगे, मेरे हिसाब से काम करेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, इट इज माई प्रॉमिस। तो आपको कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। जैसे देखिएगा cos nx dx है, यानी कि हमें cos nx का x के सापेक्ष इंटीग्रल करना। वी हैव टू इंटीग्रेट cos nx विद रिस्पेक्ट टू x। भाई नॉर्मली cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x। कोई दिक्कत नहीं है, हम कर चुके कई बार। देखिएगा ये रहा cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c। पर यहाँ cos nx है, n की जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। cos 10x का, cos 8x का, उसको कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, देखिए बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। ये जो nx है ना, इसको t मान लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, और डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में करना आता है। nx में n तो कांस्टेंट है, n लिख दिया, इनटू x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो x का 1 लिख दिया, इक्वल टू, हमने किसके रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में, तो t का भी करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dt/dx। अब हम ये जो वेरिएबल्स हैं dt और dx, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये रूल है। या एक बात आप समझ लें, कई बच्चे समझ लेते हैं उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कभी गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत लिख देना, क्योंकि ये dt/dx का मतलब dt/dx नहीं है। इट इज नॉट dt/dx, इट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x है। ये हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, ये dx इधर ले लिया हमने, तो n इंटू 1 तो n ही होता है, और dx ले लिया, इक्वल टू dt। हमने वेरिएबल को सेपरेट किया है, ध्यान देना, बार बार कह रहा हूँ, कोई गलती से यहाँ मत लिख देना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, इट इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जरूरत नहीं है। ये हमने जो वेरिएबल है उनको अलग किया, पृथक किया है। ये हो जाएगा n dx बराबर dt। अब dx क्या हो जाएगा, n उधर चला जाएगा, dt अपॉन n हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिएगा, हमने nx को क्या लिख दिया था, t, dx क्या हो गया, dt अपॉन n, ये 1 अपॉन n बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया, cos t dt। अब जैसे cos x का विद रिस्पेक्ट टू x तो आप जानते ही इंटीग्रल sin x होता है, तो cos t का विद रिस्पेक्ट t क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। sin t आगे 1 अपॉन n है, ध्यान देना, प्लस कांस्टेंट, और n का भाग लगे, यानी हम क्या कह सकते हैं कि sin t अपॉन n प्लस c, ये हो गया। कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, कौन सा मेथड लगाया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे आपको छोटा एग्जाम्पल दो, फॉर एग्जाम्पल आपको cos 50x का इंटीग्रल चाहिए, इंटीग्रेशन cos 50x, तो जैसे cos x का sin x होता है, तो cos 50x का sin 50x हो जाएगा। लेकिन x का गुणा किससे हो रहा है, 50 से, 50 का भाग लग जाएगा, वैसे ही जैसे यहाँ हुआ था। हमने देखिएगा कि cos nx का इंटीग्रल किया था, याद है ना आपको, ये रहा आपके सामने, ये रहा cos nx का इंटीग्रल, क्या आया था, sin nx अपॉन n,
वैसे cos 50x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x sin 50x बड़ा 50 प्लस। तो सिमिलरली अपन ऐसे, तो मैंने लिखा सिमिलरली फॉर अदर्स फॉर्मूले फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1 to 17, ये हम 1 to 17 के लिए काम ले सकते हैं। आपको 17 फॉर्मूले कहे थे ना, ये 14, ये 10 फॉर्मूले, ये 3, ये 13, और उसके बाद में आपको मैंने 4 फॉर्मूले और लिखवाए थे, ये वाले 4। इन सब के अंदर ये काम में ले सकते हैं। कैसे, मैं सिखा रहा हूँ आपको, जैसे देखिएगा। जैसे e रेज टू x का इंटीग्रल आता है e रेज टू x, अगर मैं कहता हूँ e रेज टू 4x का इंटीग्रल, तो आप लिखेंगे e रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस c। जैसे ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रल है 10x प्लस c, अगर sec स्क्वायर 9x का होता है इंटीग्रल, sec स्क्वायर 9x का, तो 10 9x अपॉन 9। इस तरह से आप फॉर्मूले काम ले सकते सारे फॉर्मूले में, तो आप इसको इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, ये देखिएगा। सिमिलरली फॉर अदर फॉर्मूलाज, फॉर्मूला नंबर 1 to 17 सब में ही लगा सकते हैं अपन। अब देखिएगा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लिखाने जाता है, ये हम बाद में सवाल में काम लेंगे। देखिएगा, इनको मैं प्रूव भी करूंगा। पहला, f dash x upon fx with respect to x. Now what is fx? fx को कहते हैं फंक्शन ऑफ x। fx मतलब फंक्शन ऑफ x, और f dash x मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, अगर ये sin x है यहाँ cos x आ जाए, यानी जो फंक्शन नीचे है ना, उसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाए, बस हम ये चाहते हैं। जैसे log x है नीचे, क्या होता है डिफरेंशियल, 1/x, ऊपर 1/x आ जाए, ये काम करेगा फॉर्मूला। फिर न्यूमरेटर में किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर में यानी अंश में तो है उसका अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और हर में क्या है, वो फंक्शन खुद है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा log fx प्लस सी। क्या हो जाएगा, log fx। अब जो इंटीग्रल है, अगला फॉर्मूला देखिएगा, फंक्शन x की पावर n इंटू एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी फंक्शन की पावर n है और उस फंक्शन का यहाँ डिफरेंशियल है, कैसे काम मिलेंगे, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, उसकी पावर n प्लस 1 करेंगे अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। मैं ये सारे फॉर्मूला भी आपको समझाऊंगा, आपको याद रखना है। ये तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ये वाला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, तो नीचे वाले का लॉग ले लो बस। यहाँ क्या है, कोई फंक्शन की पावर n है और इसका डिफरेंस, जैसे मान लो साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, तो ये साइन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ मैंने कुछ बात बताने की कोशिश की आप लोगों को। देखिए y को हम कहते हैं कई बार एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और जो y लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और जब एफ एक्स लिखते हैं ना, उसको लिखते हैं एफ डैश एक्स, यानी dy बाई डी एक्स वही मतलब है जो कि एफ डैश एक्स का है, और y का मतलब वही जो कि एफ एक्स का है। अब एक फॉर्मूला और है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस, यानी कि जो e की पावर है, जैसे e की पावर साइन एक्स है, यहाँ cos x आ गया, e की पावर tan x है, यहाँ sec स्क्वायर x आ गया। उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, e रेज टू एफ एक्स प्लस सी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसमें से सवाल बनते हैं छोटे छोटे। ये 3 फॉर्मूले में आपको प्रूव कर रहा हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला ये वाला, ये समझना बहुत जरूरी, ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन,
हमने क्या किया, इस fx को क्या मान लिया, t मान लिया, ये नीचे ना fx, इसको t मान लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब जानते हैं कि fx का डिफरेंशियल होता है f डैश x। अब हम क्या है कि वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं। याद कीजिएगा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक चीज। क्या बताया थी मैंने आपको, याद कीजिएगा, अभी बताया था वही करेंगे। यहाँ देखिएगा आप, जैसे अपन एफ एक्स को टी मानते हैं तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी कर देंगे। वैसे हम कह सकते थे एफ डैश एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, फिर हम डी एक्स को डी टी से अलग कर देते, हमने सीधा कर दिया, वो यहाँ लिख दिया मैंने, ये सॉरी वाला फॉर्मूला। एफ एक्स बराबर टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया ना। अब देखिए इसको कैसे लिखा मैंने, वन अपॉन एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स डी एक्स साथ साथ लिख दिया, वन अपॉन एफ एक्स को वन अपॉन टी लिख दिया, और एफ डैश एक्स डी एक्स को मैंने डी टी लिख दिया। और आप जानते हैं वन अपॉन टी का क्या होता है, इंटीग्रल लॉग टी होता है प्लस सी, तो लॉग एफ एक्स प्लस सी हो गया। बस इसमें देखिएगा हमने एफ एक्स को टी माना, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ये टी मान दे टी की पावर एन हो गया, और एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। देखिए यहाँ पे, और टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अगला यहाँ देखिए हमने फिर एफ एक्स को टी मान लिया, तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया, ये डी टी हो जाएगा, और ये ई रेस टू टी हो गया। और ई रेस टू टी का क्या होता है, इंटीग्रल ई रेस टू टी होता है प्लस सी, और टी को वापस हमने एफ एक्स लिख दिया, ई रेस टू एफ एक्स हो गया, ये फॉर्मूला गया। यहाँ वापस देखिए हमने टी को क्या लिख दिया था, हमने टी किसको माना था, एफ एक्स को, यहाँ पे देखिए एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये सवाल करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। अभी देखिए बहुत चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब फॉर्मूले प्रूव किए जाएंगे क्वेश्चन के तौर पर। tan x का इंटीग्रल, cot x का इंटीग्रल, sec x का इंटीग्रल, cosec x का इंटीग्रल, ये सब हम प्रूव करने जा रहे हैं कुछ अगले वीडियोस में। अभी तो केवल लिखेंगे, ये देखिएगा, याद करते हैं फॉर्मूले, ये बहुत काम के हैं। इंटीग्रल tan x का log ऑफ sec x प्लस सी, tan x का इंटीग्रल है log ऑफ sec x प्लस सी। ये मैंने फॉर्मूला जो प्रूव किया है, मैं अभी जैसे पेज नंबर 8 चल रहा है, तो अगले कुछ वीडियो जब मैं पेज नंबर 37 पे आऊंगा, पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 37 पे करूंगा सॉल्व, पेज 33 पर क्वेश्चन नंबर 37 करूंगा, तब ये फॉर्मूला मैंने प्रूव किया उस समय। अभी आपको याद रखना है, tan x का इंटीग्रल log sec x प्लस सी, फिर cot x का इंटीग्रल log sin x प्लस सी। ये किताब में आपको हो सकता है, ये मैंने यहाँ मॉडल्स लगाया, वर्टिकल लाइन बनाई है, ये कई बार ये ब्रैकेट लगा देते हैं, पर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब वो लॉग लेते हैं ना, तो पॉजिटिव नंबर का लॉग लेते हैं, इसलिए मॉडुलस साइन लगा देते हैं। तो अच्छा होगा आप भी कोई लॉग ले ताकि मॉडुलस साइन लगा दें। तो याद रखिए फॉर्मूला, इंटीग्रल cot x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ sin x प्लस सी। और ये फॉर्मूला जो मैंने प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 22 में, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं प्रूव किया है, ये मैंने अपनी खुद की एक पर्सनालिटी बनाई एक्सरसाइज 2B, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसका हिंट दिया मैंने पूरा, बल्कि सॉल्व ही कर दिया लगभग, ये पेज नंबर 40 पर मिलेगा आपको। अगला फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x, sec x का इंटीग्रल। ध्यान दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं चारों ये, और चारों जो फॉर्मूले ना इस पे आधारित है, ये इस फॉर्मूले पे कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, बस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर का लॉग ले लो, ये फॉर्मूला। ये सारे चारों फॉर्मूले इसी में बेस्ड नहीं है। तो sec x से जब करेंगे इंटीग्रल, तो log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, ये बेसिक फॉर्मूला है। और इसका एक फॉर्म और भी है, log ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। यानी आप एक्चुअली अलग अलग किताबों में कभी ये फॉर्मूला मिलेगा, कभी दोनों सही है, दोनों ही सेम है। आप एग्जाम अगर ये लिख के आते हैं
या ये लिखे आते हैं नंबर बराबर मिलेंगे, लेकिन कई बार प्रूव करने को आता है तो इस फॉर्म में आ सकता है, आपको ये करना पड़ेगा। दोनों सही है। पहला log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c, दूसरा log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c। दोनों आपको याद रखना है। अब cosec x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 33 में समझाया है, एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व किया हुआ है, पेज नंबर ये 30-31 पर। अभी आपका पेज नंबर 8 चल रहा है ना, तो अब बाद में 30-31 पेज में आएंगे ना, तो ये फॉर्मूला आपको प्रूव मिलेगा। अगला इंटीग्रल ऑफ cosec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x विद रेस्पेक्ट टू x। इसके 3 फॉर्मूला, लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला यही काम आता है। cosec x का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x होता है log 10x by 2 प्लस c, log 10x by 2 प्लस c। लेकिन ये भी होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x भी होता है, ये भी होता है माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला ही ज्यादा काम में आता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको tan 4x का इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x। तो tan x का क्या होता है भाई, देखिए जरा, log sec x होता है ना, तो tan 4x का हो जाएगा log sec 4x, पर चूंकि ये 4 से गुणा का हो रहा है, 4 से डिवाइड कर देंगे। cot 7x का देखिए, cot x का होता है log sin x, cot 7x का log sin 7x, और 7x में x से गुणा 7 से हो रहा है, तो 7 से भाग लग जाएगा प्लस c। sec 5x देखिएगा, sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस 10x, इसका हो जाएगा log ऑफ sec 5x प्लस 10 5x, और 5 का भाग लग जाएगा। अब cosec kx, cosec x का क्या होता है log 10x by 2, तो cosec kx का log 10 kx by 2, और x का गुणा k से हो रहा है, तो k का भाग लग जाएगा। ये सब बातें, मेरा ये पहला वीडियो पूरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट किया होगा, नहीं तो इसको वीडियो बार बार देख के इसको नोट करो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। आपके खुद के नोट्स होंगे, बहुत काम आएंगे, और फिर उसके बेस पे सवाल करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाया, जितनी बातें आपको मैंने सिखाई है इस वीडियो के अंदर, ये सब बेसिक है, इंटरव्यू की बिल्कुल शुरुआत है। और अगर ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, बेसिक्स आपको याद होंगे, तो सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।